नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शो में हम आपको बताएंगे हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार की कैसी रही चाल, साथ ही अब आने वाले दिन के लिए आपकी क्या हो स्ट्रैटेजी। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही कौन से खास मेहमान आज हमारे साथ शो में रहेंगे पूरे आधे घंटे, उनसे परिचय करा दे। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी हैं आज। शर्मा सर, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ जो पूरी रिसर्च टीम है उनका भी परिचय करा दे। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। पूजा त्रिपाठी हमें बताएंगी कैसे रहे कोटक बैंक और SBI लाइफ के नतीजे। साथ ही टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल के नतीजों का अपडेट देंगे हमें कुशल गुप्ता। और बायकॉन नतीजों को लेकर क्या है चिंताएं, हमें बताएंगी मानसी दवे। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कारोबार बाजार का सबसे पहले समझते हैं। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में हमने देखा भारी गिरावट नजर आई, चौतरफा बिकवाली का माहौल था। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही प्राइवेट बैंकों के शेयरों में ने बाजार पर काफी ज्यादा आज दबाव बढ़ा दिया। आज सेंसेक्स 540 अंक टूटा। हालांकि ये 40,000 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब जरूर है। वहीं निफ्टी की बात करें तो आज 11,800 के नीचे निफ्टी फिसला है। आज की गिरावट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और HDFC बैंक की हिस्सेदारी करीब 1/3 रही है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं और नए सिरे से पाबंदियां लगी, जिसके चलते बाजार की चिंता भी बढ़ी है। तो ये तो रहा आज बाजार का कारोबार। आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है उसके आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज लगभग 120 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज लगभग 979 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए सीधे रुख करते हैं अनिल जी का। अनिल जी, कारोबारी हफ्ते की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही है। आज के सत्र में जो एक गिरावट दर्ज की गई, क्या सबसे बड़ा कारण इसका रहा है? भारतीय बाजारों के लिए एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ होती दिखी। दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत थे और उसके चलते बाजार खुले मजबूत, लेकिन खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखी है। और ये प्रॉफिट बुकिंग दिन के दौरान और तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आई, जब यूरोप के बाजार कमजोर होते दिखे और डाउ फ्यूचर्स जो 100 पॉइंट कमजोर ट्रेड कर रहे थे, 100 से 300 पॉइंट तक की कमजोरी दिखाने लगे। तो फिर भारतीय बाजारों में भी तेजी करने वाले ट्रेडर्स बैकफुट पर आ गए। और वजह एक और कि ये हफ्ता जो है वो मंथली एक्सपायरी का है, पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो तेजी की पोजीशंस कम होने का जो खतरा, डर और सिलसिला शुरू हुआ, उसने बाजारों में तेज गिरावट दिखाई। राहत की बात ये रही कि बाजार 11,700 के लेवल को होल्ड करते हुए दिखे। निफ्टी पर उसके नीचे नहीं गए, लेकिन बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे भी फिसला और काफ़ी देर ट्रेड भी किया। अंत में रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली और 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा और 11,765 के करीब निफ्टी भी। तो ये कुछ लेवल्स थे जहां पर बाजारों ने आज क्लोजिंग के बेसिस पर सपोर्ट लिया। लेकिन एक बात साफ है, 10 ट्रेडिंग सेशन से रेंज बाउंड रहने के बाद बाजार ने पहली बार आज ये संकेत दिया कि नीचे की तरफ का थोड़ा सा रास्ता बाजार में खुल सकता है, अगर एक आध दिन और ग्लोबल मार्केट्स ना संभले तो। और हालांकि नतीजों के लिहाज से दिन ठीक था। कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ के जो नतीजे आए निफ्टी की कंपनियों के, उन दोनों ही स्टॉक्स में आज आपको तेजी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी का सबसे ज़्यादा असर मेटल शेयरों पर पड़ा और वहीं से दबाव बनता हुआ दिखा। बाकी बची खुची कसर ऑटो शेयरों ने निकाल दी। स्पेशली 2 व्हीलर स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से टूटे। समझा ये जा रहा है कि शायद फेस्टिव सीजन में उतनी बिक्री नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। इनके दम पर इन ऑटो शेयरों में बिकवाली होती हुई दिखी। तो एक्सपायरी के हफ्ते के पहले दिन कमजोर शुरुआत होना अच्छा संकेत तो नहीं है। बस ग्लोबल मार्केट्स पर सब कुछ डिपेंड है। जो अमेरिका में इलेक्शंस के बेहद नज़दीक अब आ चुके हैं, तो वहां से हमें संकेत लेने होंगे। लेकिन ओवरऑल आज का सेशन बेहद कमजोरी जी सर, अब ऐसे में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहे, ये भी आपसे समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। आशीष चतुर्वेदी हमारे जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका रुख करते हैं। आशीष, बताएं जरा आज खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था?
देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई और बकायदा हमने देखा कि जो बिकवाली का प्रेशर है हावी रहा और निफ्टी बैंक में आप देखिए 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। विक्स में काफी दिनों के बाद 5% का उछाल देखने को मिला। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था बाजार में और खासतौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे। सबसे पहले आप देखिए बैंको प्रोडक्ट्स, ये आपको जैन साहब ने बताया, यहाँ पर बढ़िया तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। हीरो मोटोकॉप पर आपको वागले जी ने शॉर्ट कॉल दिया और देखिए कितनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लगभग डे लो के आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग रही। यूपीएल पे आपको आशीष केलकर ने शॉर्ट करने की सलाह दी, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और कमजोर बाजार में भी आप देखिए जय ठक्कर ने आपको कावेरी सीड्स में खरीदारी गिराई दी और 3 से लेकर 4% की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो क्योंकि ग्लोबल वीकनेस थी, इसका असर आपको जो है मेटल स्टॉक्स पर देखने को मिला। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील के ऑपरेशनल नतीजे बढ़िया थे, लेकिन क्योंकि अच्छे नतीजे फैक्टर्ड इन रहे, इसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में आज एक सरप्राइजिंग मुनाफा वसूली देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एमएनएम और काफी बढ़िया तेजी के बाद, अच्छे खासे रनअप के बाद अशोक लेलैंड में भी ऊपरी तरफ से एक मुनाफा वसूली देखी जा रही है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। डीएलएफ, सोबा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और हाल ही की लिस्टिंग जो है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी बढ़िया गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में देखिए दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ से भी जो बाजार की गिरावट है इसमें काफी का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। एमआरपीएल, गेल और लगातार निचले स्तर बना रहा है ओएनजीसी, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखिए वीकनेस साफ नजर आ रही है। प्राइवेट बैंक्स हो या सरकारी बैंक हो, सब में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक, पीएसयू दिग्गज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिड कैप स्पेस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक में गिरावट देखने को मिली। सरप्राइजिंग ये रहा कि इनवर्स कोरिलेशन के बाद भी अगर आप देखें तो बाजार की वीकनेस रही, फिर भी जो फार्मा स्टॉक्स हैं इनमें भी आज एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। आरती ड्रग्स देखिए अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। बायोकॉन पर जो सीएलएससी की नेगेटिव रिपोर्ट आई, इसका एक असर देखने को मिला। लुपिन और टोरेंट फार्मा हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में जो है बिकवाली का ही प्रेशर हावी देखने को मिला। शुक्रिया आपका बहुत ज्यादा आशीष, बताने के लिए कि आज बाजार में कारोबार कैसा रहा और किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था। आप सीधे रुक करते हैं आज के खास मेहमान वीके शर्मा जी का। शर्मा जी, जैसा कि हमने देखा हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। ग्लोबल क्यूज उसका सबसे बड़ा एक कारण है। आने वाले समय में आपको लगता है ये बाजार का ऐसा रुख बरकरार रह सकता है? दूसरा सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इंट्राडे के तौर पर पिक आप कौन सी सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? जी, नमस्ते स्वाति जी और आपके दर्शकों को। मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त जो वीकनेस है वो जारी रह सकती है, जारी रहने के पूरे चांसेस हैं। मुख्य कारण अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कि हम नतीजे हम नज़दीक आ रहे हैं यूएस इलेक्शंस के, तो वहाँ पे जो बिडेन साहब हैं उनके आने की संभावनाएं हैं, तो अगर वो आते हैं तो फिर मार्केट में करेक्शन होता दिखता है एक। लेकिन जो बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय उनको तो हम फिर भी सह सकते हैं, पर जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारा जो भारतीय बाजार है वो एक लीडर के पीछे था और उस लीडर का नाम है रिलायंस। रिलायंस इस महीने में 9% टूट चुका है। ऐसे वक्त में जब रिलायंस टूट रहा हो और फिर बाजार को संभाले रखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि रिलायंस का सुधरना या इसका बॉटम बनना बहुत ही आवश्यक है। बाजार को अगर ऊपर जाना है तो ये नहीं होता है तो हम नीचे की ओर अग्रसर रहेंगे। अब रह गई बात आपने जो स्टॉक बोला था उसकी, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर हैं वो शॉर्ट करने से कतराते हैं और लॉन्ग कॉल ही उनको चाहिए। तो ध्यान ये रहे कि अगर बाजार नीचे खुलते हैं, अनिल जी सुबह बोलते हैं कि बाजार आज खराब है, तो जो मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन वाली कॉल किसी पे भी काम न करें। बहुत आवश्यक है आपका पैसा और कैपिटल रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इंटैक्ट रखना। फिर भी जो एक दिन का जो कॉल है वो है फाइजर। फाइजर ने अपना उच्चतम लेवल देखा है आज, और वो जो क्लोजिंग है 5186 की, आप यहाँ पे ले सकते हैं। ध्यान रखिए बड़ा स्टॉक है और इसमें स्टॉप लॉस रखना निहायत आवश्यक। 5100 का टाइट स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 5300। ये कि सब 6 करीब सप्ताह का इसने साइडवेज पैटर्न छोड़ के ऊपर निकला है, तो यहाँ पे आप अच्छा मेरे ख्याल से रुख देख सकते हैं इस स्टॉक के लिए। जी, एक दिन की खरीदारी फाइजर में करने की सलाह वीके शर्मा साहब दे रहे हैं। सर, हफ्ते भर की खरीदारी मतलब पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जा सकता है? पोजिशनल व्यू जो है वो एक छोटा स्टॉक है
और वो है सुब्रोस। इसके नतीजे अच्छे आए थे और आगे का गाइडेंस भी ठीक है। ये सभी जानते हैं कि ये ऑटोज़ के लिए एयर कंडीशनर बनाती है कंपनी, रेलवे के लिए भी काम करना चाहती है और फिर अन्य जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट उसके लिए भी। तो यहाँ पे ये स्टॉक 265 पे क्लोज़ हुआ है, यहाँ पे लिया जा सकता है। 255 का स्टॉप लॉस और 285 का इसका रहेगा टारगेट। ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये भले ही पोजिशनल हो, भले ही एक हफ्ते के लिए हो, इंतज़ार न करें। स्टॉप लॉस को तुरंत स्टॉक ऊपर जाए, स्टॉक को तुरंत ऊपर बढ़ाएं। ये फंडामेंटल्स कॉल नहीं है, ये दोनों टेक्निकल कॉल है। जी, तो हफ्ते भर की खरीदारी सुब्रोज में करने की सलाह वीके शर्मा साहब की। सर आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच कोटक बैंक के आज नतीजे सामने आए हैं। कोटक बैंक के नतीजे कैसे रहे हैं, इस पर थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी ने, जिनका रुख हम करते हैं अब। पूजा बताइए, कोटक बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे या फिर उससे भी बेहतर थे? जी, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आए हैं। अगर ब्याज से आय की बात करें तो वहां पर 17% की ग्रोथ दिखी है। मुनाफे में 27% की ग्रोथ इस बार देखी गई। प्रोविजनिंग में काफी बड़ा सरप्राइज मिला। हम करीब 700 करोड़ के आसपास का आंकड़ा का अनुमान कर रहे थे, लेकिन उसके सामने केवल 370 करोड़ की प्रोविजनिंग इस बार बैंक को करनी पड़ी और इसी का सहारा कंपनी के प्रोविजन में मुनाफे में इस बार देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के फ्रंट पर भी इस बार कमी देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 2.5% से घटकर ये जो आंकड़े थे 2.7% इस बार आए हैं। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 4.5% पर ये आंकड़े भी स्टेबल थे और स्लिपेजेस जो नए एनपीए हैं वहां आंकड़ा काफी अच्छा था। अगर तिमाही दर तिमाही बात करेंगे तो 264 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं पिछले क्वार्टर के 796 करोड़ के सामने। तो हर फ्रंट पर कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जी पूजा, इनफैक्ट कोटक बैंक के अलावा एसबीआई लाइफ के भी तिमाही नतीजे पेश हो चुके हैं। एसबीआई लाइफ के नतीजे क्या बताते हैं? जोरदार उछाल हालांकि देखने को मिला है, यहाँ पर वजहें क्या रही है इसकी? जी, एसबीआई लाइफ के तिमाही नतीजे भी अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे और इंश्योरेंस कंपनी में जो इस तरह से हमने देखा कि एक प्री कोविड स्तर पर प्रीमियम पहुंचते हुए दिखाई दे हैं, एसबीआई लाइफ के केस में भी यही देखने को मिला है। कंपनी ने अपने लागत में भी कमी करने की कोशिश की, उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा इस बार मिला है और एसबीआई का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे कि हम सब जानते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं एसबीआई लाइफ को भी मिलता हुआ दिखाई दिया। अगर नेट प्रीमियम इनकम की बात करेंगे तो हम करीब 11,000 करोड़ के आसपास का अनुमान करे थे, उसके सामने 12,858 करोड़ के फिगर्स आए हैं, यानी कि करीब 27% की बढ़त देखी गई है। और मुनाफे में भी शानदार बढ़त, 300 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो हर फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं एसबीआई लाइफ के अनुमान से बेहतर। शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए अब कुछ आने वाले नतीजों पर बात कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान इसका क्या कहता है? इस पर एक डिटेल रिसर्च की है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता ने। कुशल, जरा बताएं भारतीय एयरटेल के नतीजों से क्या अनुमान जो है वो क्या कहता है? जी, तो तिमाही आधार पर भारतीय एयरटेल के नंबर्स जो हैं वो लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनके आरपू में ज़्यादा बदलाव नहीं है। 157 से बढ़कर 158 ही रह सकती है। साथ ही इनकी आय अगर आप देखें तो वहाँ पर करीब 2 से 2.5% की ही बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप भारत और साथ ही अफ्रीकन कारोबार देखें तो वहाँ पर करीब 1 से 1.5% की ही बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो भी लार्जली फ्लैट रहेगी 43-44% के ब्रैकेट में। और साथ साथ अगर आप देखें तो इनका जो डेटा खपत है वहाँ पर 3-3.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा कि जियो को ध्यान में रखकर इनकी आगे की जो रणनीति है क्लाइंट्स को जो है रिटेन करने की, इस पर मैनेजमेंट क्या कहता है। और साथ ही अगर आप अफ्रीकन कारोबार देखें तो वहाँ पर किस आपका कॉम्पिटिशन अभी है और वहाँ पर क्या प्लानिंग है उनकी अपने मार्केट शेयर को और बढ़ाने की, ये मैनेजमेंट से जानना बेहद ज़रूरी होगा। शुक्रिया कुशल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। शर्मा सर, भारतीय एयरटेल के नतीजों से आपकी क्या उम्मीद है और क्या नतीजे आने से पहले कोई स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, या वेट करें? मैं समझता हूं कि ये देखते हुए कि बाजार कमजोर है, जहां पे आवश्यकता नहीं हो वहां पे स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश न की जाए। सबसे पहले
इर्रिस्पेक्टिव कि भारतीय के अंदर इन्वेस्टर्स को चाहिए कि अपनी जो नंबर ऑफ ट्रेड स्टॉक जिनमें वो ट्रेड करते हैं उनको कम कर दें, संभालें, स्टॉप लॉस रखें, मालूम होना चाहिए, ये आप काम करें। मैं समझता हूँ कि नतीजे आने के बाद ही देखा जा सकता है। और असली में तो ये डाउन ट्रेंड में जो आया है वो इसलिए कि ये भाव बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्योंकि रिलायंस ने प्रीएम्प्ट कर दिया, रिलायंस भी गिरा, ये भी गिरे। तो एसेंशली अभी माहौल नहीं है इसमें पोजीशंस बनाने का। नतीजे के बाद अगर दिखे या कुछ ऐसा जो होने वाला है, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा, तो मैं समझता हूँ कि दूर ही रहना चाहिए। फिलहाल फंडामेंटल हमारी बाय है, लेकिन काफी समय से बाय है, इसमें कुछ फिलहाल निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो भारती एयरटेल पर से फिलहाल दूर रहने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट दे रहे हैं। आपसे सर और बातचीत करें उससे पहले बायोकॉन की बात करते हैं। दरअसल बायोकॉन में आज काफी दबाव नजर आया, लगातार नजर आ रहा है। अब इसकी वजह से इसके नतीजों को लेकर भी काफी चिंताएं बढ़ी हैं। आखिर ये चिंताएं क्यों बढ़ी है, इस पर विस्तार से बात करते हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे से। मानसी, जरा बताएं, बायोकॉन के लिए बड़ी चिंताएं हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए बायोकॉन के नतीजों के बाद सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और नतीजों के बाद शेयर पर बिकवाली की राय इन्होंने बरकरार रखी है। नतीजों पर से सीएलएसए को निराशा लग रही है। आपको बता दें, लक्ष्य जो है 270 से घटाकर इन्होंने 250 किए हैं, मौजूदा दाम से, जो कि 40% नीचे हैं। अब चिंताएं क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, लगातार चौथी तिमाही में कमजोर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफे, मार्जिन और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी है। इनके खर्च जो है वो काफी बड़े हैं, अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कर्मचारी खर्च बढ़े हैं, अन्य खर्चों में भी बढ़त से यहां पर एक असर देखने को मिल रहा है। बायोलॉजिक्स बिक्री की अगर बात करें, तिमाही आधार पर 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक और रिसर्च सेगमेंट है जहां पर ग्रोथ कुछ हद तक स्थिर रही है, तो नतीजों को वहां से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा हर लिहाज से नतीजे कमजोर देखने को मिले हैं। आगे कैसी उम्मीदें हैं कंपनी की, ये जान लेते हैं। वित्त वर्ष 2021 से 23 में ईपीएस अनुमान 4 से 10% घटाया है। आगे कुछ अहम प्रोडक्ट्स में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने के अनुमान है। नए लॉन्चेस में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कड़ी कंपटीशन कंपनी को झेलनी होगी। वहीं इनकी जो कैंसर की दवा है बेवाकिजुमाब, इसको यूएस एफडीए मंजूरी में देरी की आशंकाएं हैं। आपको बता दें, इस दवा को दिसंबर में यूएस एफडीए से मंजूरी की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के चलते प्लांट की जांच में देरी से मंजूरी यहां पर टलने की आशंकाएं देखी जा रही हैं। 52 हफ्तों की ऊंचाई से शेयर 15% नीचे ट्रेड कर रहा है और नतीजों के बाद शेयर में करीब 4.5 से 5% की गिरावट भी देखने को मिली है। सीएलएसए की रिपोर्ट के हिसाब से नतीजे कमजोर हैं और इसी के चलते उन्होंने लक्ष्य जो है 270 से घटाकर 250 के कर दिए हैं। जी मानसी, शुक्रिया, अच्छी डिटेल रिपोर्ट है आपका। शर्मा जी, बायोकॉन में क्या किया जा सकता है अभी? देखिए, एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस घटाई हैं, तो स्टॉक थोड़ा गिरेगा। लेकिन किसी भी स्टॉक को इस वक्त नतीजे देखने के बाद ही व्यू बनाया जाए। हमारा तो ये बाय रहा है पहले, पर इस वक्त किसी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस बात पे डिपेंड करेगा रिजल्ट क्या है और क्या आप आगे गाइडेंस देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बाजार के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि वो जस्टिफाई करे ऊपर जाना किसी भी तरह से, वो जाने की आशाएं अभी नहीं दिखती। तो इस माहौल के अंदर मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग आए तो बड़ी अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो उसका इंतजार करें। जी चलिए, यहाँ पर अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शंस का वक्त हो गया है। तो अगले दिन बम्पर कमाई का ऑप्शन जानने के लिए वीके शर्मा जी हमारे साथ आज शो के खास मेहमान भी है। शर्मा जी, आज कौन सा आप ऑप्शन बताएंगे जो कल बम्पर कमाई करा सकता है? स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं समझता हूं कि पहले दो बातें क्लियर कर दूं। आज मेरे पास एक ही ऑप्शन है, पर यह बता दूं कि ये ऑप्शन आप जब भी लेते हैं तो ध्यान रखें क्या स्ट्राइक प्राइस लेनी है और कौन से महीने का लेना है। तो ये ऑप्शन अक्टूबर महीने का है जो 29 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा, ध्यान रखिए। एक बात। दूसरी बात, मैं जो स्टॉक समझा रहा हूँ वो है मारुति। अब ऐसे वक्त के अंदर जब ये ऑटो स्टॉक्स गिरे हैं, मारुति थोड़ा स्ट्रांग है 2 दिन से, और इसलिए कि इसके जो नंबर्स हैं वो अच्छे आने की संभावनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि करीब 50% जैसा ग्रोथ देखने को मिल सकता है YOY।
हमें जब ये नंबर रिपोर्ट होंगे, लेकिन नंबर रिपोर्ट होंगे आपके एक्सपायरी के बाद, तो क्या करेंगे? तो ये फिलहाल 1 या 2 दिन आप इसको रख सकते हैं ऑप्शन। और ध्यान से सुनिए कि 7100 की कॉल आपको लेनी है, जो आज क्लोज हुई है 89 रुपीज़ पे, आपको लेनी है 75 रुपये या इससे नीचे, ऊपर नहीं लेनी है। 75 रुपये पे लीजिए, उसका स्टॉप लॉस रखिए 50 रुपये और 120 रुपये का इसका टारगेट है। ध्यान रखिए कि ये अगर ये किसी भी वजह से ये सेक्टर अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चल सकता है, तो अगर सुबह किसी भी कारणवश बाजार नीचे गिरने की संभावना हो तो आप इससे दूर ही रहें, पर अगर बाउंस बैक आता दिखे तभी इसकी तरफ देखें। तो यही कह के, और अगर उसमें ग्रोथ आता है तो स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा लें, अपने पैसे को जाने न दें, ये निहायत आवश्यक है। जय हिंद। तो चलिए शो में अब समझते हैं कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। सीधे रुक कर लेते हैं अनिल जी का। अनिल जी, अब कल कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए और साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी के किन लेवल्स पर खास नजर होनी चाहिए? कल सुबह जब भारतीय बाजार अपनी शुरुआत करेंगे तो संकेत ज़्यादातर आपको ग्लोबल मार्केट से ही लेने होंगे। हमारे बाजारों के बंद होते वक्त लगभग 350 अंकों के नुकसान के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, तो उस लिहाज से अमेरिका में एक कमजोरी भरे सेशन की आशंका तो थी ही। यूरोप भी 1 से 1.5% कमजोर था। तो देखते हैं आज वहां पर किस तरह का सेशन होता है। सुबह फिर डाउ फ्यूचर्स किस तरह से कारोबार करते हुए दिखते हैं, वो तो एक अहम संकेत हो गई। लेकिन आज एक और अहम संकेत होगा, वो ये कि क्या पिछले 10 दिनों से जो एफआईज की दमदार खरीदारी चल रही है और 6 दिनों से जो घरेलू फंड 10 दिनों से जो घरेलू फंड्स की दमदार बिकवाली चल रही है और 6 दिनों से जो एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं, उस आंकड़े में क्या कोई बदलाव आया है? क्या एफआईज ने खरीदारी करने से अपना हाथ खींचा है या वो अभी भी तेजी के मूड में? तो ये दूसरा ट्रिगर अहम होगा। और तीसरा, वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी है, तो डेटा क्या कुछ पोजीशन कम होने के, हल्के होने के संकेत दे रहे हैं या अब भी पोजीशन बनी हुई है? तो ये 3 चीजें बाजार में आज आपके लिए, कल आपके लिए शुरुआत करने के लिए बेहद अहमियत वाली होगी और इनके दम पर हम आगे बढ़ेंगे इमीडिएटली। अब जो निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है वो है 11,650 के आसपास, 11,650, 11,675। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर 11,650, 675 का लेवल टूटता है और उसके नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर नीचे की रिस्क बाजारों में बढ़ती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी अब अहम सपोर्ट लेवल 23,500 के आसपास है। 23,500 का लेवल होल्ड कर लेता है तो ठीक है। ऊपर में 24,500, 24,600 के आसपास बड़ी सप्लाई है, तो वहां पर आपको पोजीशन हल्की भी करनी चाहिए। तो ओवरऑल इन लेवल्स पर नजर रखते हुए हम कल देखेंगे कि बाजारों में किस तरह का ट्रेड होता है। थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ी कमजोरी के संकेत तो है ही, तो ट्रेडर्स के लिए बेहतर ही होगा आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम रखें अगले कुछ दिनों के लिए। एक बार बाजार फिर से इन खबरों के दौर से, एक्सपायरी के दौर से निकल जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद वापस आप आराम से ट्रेड कीजिएगा। हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सावधानी और थोड़ी पोजीशन हल्की रखना बहुत जरूरी। किसी भी तरफ, तेजी की हो या मंदी की हो, दोनों तरफ वॉलेटिलिटी में आपके लिए रिस्क बढ़ जाती है। तो पोजीशन कम कर लें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और अपने टारगेट्स को रिवाइज करते चलें, ट्रेल करते चलें स्टॉप लॉस को। ये स्ट्रेटेजी इस मार्केट में ज्यादा कारगर साबित होगी, ये ध्यान में रखिएगा। जी शुक्रिया अनिल जी, शो में शामिल होने के लिए आपका। शर्मा जी, आपका रुख कर लें। लॉन्ग टर्म किसी को खरीदारी करनी हो तो नजर कहां रखें? जी, कोई भी स्टॉक आपको निफ्टी में जो अच्छा मिल जाए 10% नीचे, बहुत अच्छी बात है, पर वो मजाक की बात थी। इस वक्त जो एक फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं उनमें से कैडिला मैं पसंद करके लाया हूँ। उसका भाव है करीब 418 रुपये और मैं समझता हूँ कि ये 390 रुपये तक नीचे चल के खरीदा जा सकता है। क्यों हम सलाह दे रहे हैं इसको? एक तो ये कि इसके अंदर करीब आप समझिए कि 8% का ग्रोथ रेट रेवेन्यू में देखने को मिलेगा 20 और 22 के बीच में, और नेट प्रॉफिट के अंदर करीब 16% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी ऐसी है जो 45% अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, 27% डोमेस्टिक है और 13% इसका जो सेल्स है वो आती है जाइडस, जो उसकी सब्सिडी वहाँ से। तो कुल मिला के कंपनी अच्छी है, लेकिन नीचे जाए तो आप ऐड करें, उस हिसाब से लें। फिलहाल जो मेरा रिटर्न है, हमारा जो टारगेट है 397 का, करंट लेवल से वहाँ पे आपको रिटर्न मिलती है 18.9%। उसमें अगर 390 पे आप लेते हैं, वो भाव मैंने गिने नहीं है, कंजर्वेटिव रखा है। आराम से ले, कोई हड़बड़ नहीं।
तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कैडिला हेल्थ केयर में रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा साहब की। इसी के साथ आज के इस शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट आप सभी शो में शामिल हुए और हम तक दमदार रिसर्च पहुंचाए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, पर मार्केट का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।